हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 21 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस बताना चाहूँगा, एफआरओ मेंस के लिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जो आपको आगे आने वाले जितने भी यूकेपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूके ट्रिपल एससी वाले एग्जाम जो यूकेपीएससी के पास पहुँचे हैं, अब वो एग्ज़ाम करवाएगा यूकेपीएससी, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स की इन पीडीएफ्स को भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है, ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन इराक। तो इराक में पॉलिटिकल क्राइसिस वापस से गर्मा रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इराक हैज़ फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब देखिए, इराक में अक्टूबर 2021 में इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद से पूरा साल होने जा रहा है, वहाँ पे सरकार नहीं बन पाई है। तो इराक हैज़ फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर द अक्टूबर 2021 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो वहाँ पे जो संसदीय चुनाव हुए थे अक्टूबर 2021 के, जिसमें मिस्टर सदर जो हैं वहाँ पे, उनके ब्लॉक ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अ बिटर पावर स्ट्रगल बिटवीन द कंट्रीज डोमिनेंट शिया पार्टीज हैव सिंस देन प्लंज्ड द कंट्री इनटू अ डीपनिंग क्राइसिस। उस टाइम पे इराक में जो डोमिनेंट जो शिया पार्टीज़ हैं वो अब पावर स्ट्रगल में लगी हुई हैं, और इसके वजह से जो देश है वो क्राइसिस के अंदर जा रहा है। फॉर इराकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टू टेक प्लेस, 2/3 रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए हाउस के अंदर। ये इराकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। सच एन इलेक्शन हैज़ नॉट बीन पॉसिबल एज द कोरम वॉज नॉट मेट एज डिफरेंट ब्लॉक्स बॉयकॉटेड पार्लियामेंट्री सेशंस। तो पार्लियामेंट की जो सेशंस हैं उनको अलग अलग दलों ने, अलग अलग ब्लॉक्स ने उसका निषेध कर दिया है उसको जाने में, यानी कि उसको बॉयकॉट कर दिया है। तो इस वजह से कोरम नहीं बन पा रहा है। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि एक वो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ लोगों की, कि भाई इतने लोग तो आने ही चाहिए, तब जाकर हम कोई पार्लियामेंट सेशन को कन्वीन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे भारत में अगर हम पार्लियामेंट सेशन की बात करें, तो जब भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तो कोरम 1/10 रखा जाता है, कि यानी कि एटलीस्ट 1/10 मेंबर होने चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टार्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर 545 सीट्स हैं, तो उसका 1/10 का मतलब कितना हो गया? 55। तो कि 55 लोग तो होने ही चाहिए, यानी कि 55 MPs होने चाहिए, तब जाकर हम वहाँ पे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो वंस बाय द सादरिस्ट मूवमेंट एंड ट्वाइस बाय द अपोजिशन, द शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क टू स्टॉप मिस्टर सदर्स बिड टू फॉर्म अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो मिस्टर सदर के जो बिड थी कि भाई वो गवर्नमेंट बना ले, उसके ऊपर एक अपोजिशन लगाया जा रहा है। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइवल पार्टीज कंटिन्यूड बॉयकॉट ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर सदर आस्क्ड ऑल द 73 लेजिस्लेटर्स ऑफ द सादरिस्ट मूवमेंट टू रिजाइन। अब जब मिस्टर सदर को जब वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जा रहा, तो मिस्टर सदर ने ये कह दिया कि जो 73 लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि एमपीज़ हैं जो चुन के आए हैं उनके, उन सभी को कह दिया कि भाई आप रिज़ाइन कर दो। मिस्टर सदर सिंस देन हैज़ कॉल्ड ऑन हिज लॉयल सपोर्टर्स टू अप्लाई प्रेशर टू प्रोटेस्ट। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि सभी अपने जो लॉयल सपोर्टर्स हैं उनको कहा है कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट करो, सड़कों पे उतरो, जिससे कि अपोजिशन पार्टीज़ इस बात को माने कि भाई उन्हीं को सरकार बनाने दें। द प्रोटेस्टर्स stormed द पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द बगदाद ग्रीन जोन सेवरल टाइम्स। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने जो बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, और वहाँ पर जो ग्रीन जोन है, तो उस पार्लियामेंट को काफ़ी बार उन्होंने उसमें तबाही मचाई है। दे डिमांड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो उनका डिमांड ये है कि भाई पार्लियामेंट को आप डिसॉल्व करो और दोबारा से इलेक्शन करवाओ, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ टू क्लियर ब्लॉकेड दैट स्टैंड इन द वे ऑफ मिस्टर सदर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। और फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ कि जिससे कि मिस्टर सदर को जो पार्टी बनाने में, वहाँ पे सरकार बनाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें का सामना उनको ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है 6 डेकेड वेट के बाद चाइनीज़ मैन ने वहाँ पे एक ग्रैंड स्लैम जीता है। स्पोर्ट्स से न्यूज़ है ये, तो स्पोर्ट्स से भी न्यूज़ है। बाकी आप चाइना को, यानी कि जो कंट्री के इंडिया के जो नेबरहुड रिलेशंस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो 63 ईयर्स के बाद में एक चाइनीज़ मैन है, वो
वो यिंगबिंग, अब देखिए नाम थोड़ा आप देख लीजिएगा, वो यिंगबिंग है, वन अ सिंगल्स मैच एट अ ग्रैंड स्लैम। वो हु केम थ्रू 3 क्वालिफाइंग मैचेस, उन्होंने 31st सीड को जो है बसिलवशली, ये अजीब सा नाम है, इनको हराया है यूएस ओपन मैच में, यानी कि ये जो टेनिस का मैच होता है उसमें उन्होंने उनको हरा दिया है। He was the world's #1 junior after clinching the boys singles and doubles titles in 2017 to become the first Chinese male to win a Grand Slam title of any kind। तो पहले चाइनीज मेल बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का कहना यह है कि वो पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो स्क्वाड्रॉन है उसको अक्टूबर में इंडक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इंडियन एयरफोर्स का कहना यह है फॉर्मली टू रेज इट्स फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजिनस का मतलब ये हुआ कि जो स्वदेशी होगी पूरे का पूरा तरीके से वो भारत में ही बनी है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन जोधपुर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कोइंसाइडिंग विद एयरफोर्स डे ऑन October 8। तो 8 अक्टूबर को जो एयरफोर्स डे होता है उस दिन इसको इंडक्ट करने की बात की जा रही है। 10 LCH विल बी इंडक्टेड इन द फर्स्ट बैच कंप्लीटिंग 1 यूनिट। तो एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 10 हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया जाएगा। मार्च 2022 में जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी की, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट्स ऑफ द LCH एट द कॉस्ट ऑफ ₹3,887 करोड़। तो यानी कि मार्च 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस चीज़ का अप्रूवल दिया कि उनको 15 वेरिएंट्स चाहिए LCH के, जो LSP वेरिएंट्स होंगे, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का वेरिएंट होगा, जिनकी कीमत 3,887 करोड़ रुपए बताई गई है। ऑफ द 15 हेलीकॉप्टर्स 10 आर फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड 5 फॉर द आर्मी। 10 एयरफोर्स के लिए होंगे, 5 आर्मी के लिए होंगे। और LCH जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो HAL बेंगलुरु में डिज़ाइन किया जा रहा है, यानी कि डिज़ाइन और डेवलप जो किया जा रहा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री हैड स्टेटेड अर्लियर दैट द LCH LSP इज एन इंडिजिनसली डिज़ाइन। अब ये स्वदेशी निर्मित है, इंडिजिनसली डिज़ाइन है, डेवलप भी यहीं पे हो रहा है, एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कंटेनिंग 45% इंडिजिनस कंटेंट। तो इसके अंदर 45% इंडिजिनस कंटेंट होगा बाय वैल्यू, विच विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टू मोर देन 55% फॉर सीरीज प्रोडक्शन वर्जन। तो 45% अभी है और धीरे धीरे उसको 55% बनाने की कोशिश की जा रही है। LCH इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर ऑफ द आर्मी। तो ये पहला डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है आर्मी का जो स्वदेशी से बन रहा है, विच अदरवाइज ऑपरेट्स 75 रुद्रा हेलीकॉप्टर्स। तो अब तक उनके पास रुद्रा हेलीकॉप्टर्स थे जो कि वेपनाइज्ड वेरिएंट्स थे ऑफ द इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इट विल स्टार्ट रिसीविंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हम US से ले रहे हैं फ्रॉम अर्ली 2024 ऑनवर्ड्स। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो हम US से ले रहे हैं तो 2024 के बाद से वो आने शुरू हो जाएंगे। 6 ऑफ विच हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड अंडर एन एस्टिमेटेड $800 मिलियन की डील है ये US के साथ। और फिर हम बोइंग से भी बात कर रहे हैं जिससे कि हमें 11 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स हम और ले सकें। नेक्स्ट आता है फार्मा बॉडीज़ न्यू ऐप्स टू ईज बिजनेस ऑपरेशंस। तो जो फार्मास्यूटिकल बॉडी है एक वो नई ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसका काम ये है कि भारत में जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें कितनी होंगी, एसेंशियल मेडिसिन की कीमतें कितनी होंगी, वो डिसाइड करने का काम जो है वो NPPA का है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का। इज़ वर्किंग मोर एज अ फैसिलिटेटर एंड नॉट जस्ट एज अ रेगुलेटर। उनका कहना ये है कि एक फैसिलिटेटर के रूप में भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि फैसिलिटेटर का मतलब ये हो गया कि हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आपके ऊपर एक रेगुलेशन ला रहे हैं। एट द इवेंट द इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि IPDMS 2.0 एंड फार्मा सही दाम 2.0, यानी कि फार्मा सही दाम का मतलब ये होगा कि करेक्ट प्राइस क्या होगा उस दवाई का, इन मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जा रहा है। तो IPDMS 2.0 ये अपना में एक इंटीग्रेटेड होगा, रेस्पॉन्सिव होगा, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होगा जिसको डेवलप किया गया है NPP के द्वारा, और इसमें CDAC की टेक्निकल सपोर्ट ली गई है। द सिस्टम इज एनविसाज्ड टू ऑप्टिमाइज सिनर्जी, यानी कि इसकी परिकल्पना तो ये की गई थी कि ऑप्टिमाइज करनी है हमें सिनर्जी इन ऑपरेशंस टू प्रमोट द गवर्नमेंट्स थ्रस्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, इस वजह से इसको बनाया जा रहा है। इट विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स एज मैंडेटेड अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। फिर फार्मा सही दाम ऐप जो है वो विल हैव अपडेटेड फीचर्स, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन रहेगा, उसमें अवेलेबिलिटी रहेगी हिंदी में, इंग्लिश में, शेयर बटन रहेगा, और मेडिसिन को बुकमार्क भी आप कर सकते हो। दिस वर्जन ऑफ फार्मा सही दाम ऑल्सो हैज़ अ फैसिलिटी फॉर लॉन्चिंग कंप्लेंट्स बाय कंज्यूमर्स, यानी कि इसमें आप कंप्लेन, एक तरह से ये कंज्यूमर का जो ग्रीवियंस रिट्रेसल है वो भी कहीं ना कहीं कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कंज्यूमर को कोई दिक्कत है, तो वो अपनी कंप्लेंट भी डाल सकता है।
for launching complaints by consumers through the consumer complaint handling module. App will be available in both iOS and Android versions. तो ऐप जो है वो iOS और Android versions में दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है तेलंगाना ने टॉप किया है इन्फ्लेशन चार्ट में एट 8.32%। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे भारत का इन्फ्लेशन तो है ही, लेकिन अलग अलग राज्यों में इन्फ्लेशन की दर भी अलग अलग है। यानी कि जो मुद्रास्फीति दर है, महंगाई की दर है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एज मैनी एज 14 स्टेट्स, तो 14 राज्य ऐसे हैं अलॉन्ग विद द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK विटनेस्ड अ रिटेल इन्फ्लेशन हायर देन दी नेशनल एवरेज। तो यानी कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। नेशनल एवरेज है 6.79% चल रहा है अभी 2022 में, तो इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है। मैप शोज एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2022। तो आप देख सकते हैं यूपी में 7.27 है, फिर राजस्थान में 7.1 है, MP में 7.53, महाराष्ट्र में 7.7, और यहाँ पे फिर उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कम है। अगर हम उत्तराखंड क्योंकि ब्लू से टिक है तो इन्फ्लेशन लोअर देन नेशनल एवरेज, तो वो ब्लू में है। रेड में जो दिखा रखे हैं वो दिखा रखे हैं जिनमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, और लद्दाख का कोई भी डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ बगबियर फॉर द इकोनॉमी सिंस इट सर्ज्ड पास 6% इन जनवरी। अब देखिए जो भारत में 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, उसका काम यही था कि भारत में आपको इन्फ्लेशन 4% प्लस माइनस 2% के आसपास रखना है। यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में होना चाहिए। बेसिकली 4% है, प्लस माइनस 2% हो सकता है, यानी कि हमें इन्फ्लेशन वैसे 4% के आसपास रखना है। लेकिन 2022 में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन 6% जो कि अपर टॉलरेंस लिमिट थी उससे लगातार बाहर ही है, वहाँ से अंदर नहीं आ पा रही है। बट देर आर वाइड डिस्पैरिटीज इन द पेस ऑफ प्राइस राइज एक्सपीरियंस्ड बाय कंज्यूमर्स अक्रॉस द कंट्री। अगर हम अब अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में महंगाई का दर अलग अलग हो रहा है। विद अ डजन स्टेट्स क्लॉकिंग एन एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ लेस देन 6%। तो कई 12 स्टेट्स करीब करीब ऐसे हैं जहाँ पे एवरेज इन्फ्लेशन 6% से कम है, और दूसरे 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन 7% से ज़्यादा है। वाइल हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज़ एवरेज 6.8%। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जो उसको हम CPI के थ्रू मेज़र करते हैं वो 6.8% करीब करीब है। अगर आपको ये पता नहीं है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है तो इन्फ्लेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वेल अबव द 6% अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड सेट बाय द पॉलिसी मेकर्स, कंज्यूमर्स इन तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम फेस द स्टीपेस्ट स्पाइक इन प्राइसेस। तो चाहे तेलंगाना में हो, वेस्ट बंगाल में हो, सिक्किम में हो, इन सब जगहों पर दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एज मैनी एज 14 स्टेट्स, जैसे कि एस्टवाइल जम्मू कश्मीर है, उसका प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे 7% से ज़्यादा। सम ऑफ द अदर मेजर स्टेट्स वेयर इन्फ्लेशन हैज़ स्टेड शार्पली एलिवेटेड। अब वो कौन कौन से, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा में 7.7% इन्फ्लेशन है, MP में 7.52, असम में 7.37, यूपी में 7.27, गुजरात JNK में 7.2, राजस्थान में 7.1। यानी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज़्यादा है। रिटेल प्राइसेस जो हैं स्टेट्स में, जैसे कि केरला, आप देखिए केरला में बहुत कम है, 4.8% इन्फ्लेशन है। तमिलनाडु में बहुत कम है, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, यहाँ पर सब में जगह 6% से कम है और कुछ राज्यों में 7% से ज़्यादा है। स्मॉलर स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, गोवा, मेघालय, उनमें एवरेज इन्फ्लेशन 4% से भी कम है, यानी कि 1.07% चल रहा है, 3.66% चल रहा है, 3.84% चल रहा है रेस्पेक्टिवली, यानी कि बहुत ही कम इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट आता है दिल्ली पुलिस पहली फोर्स बन गई है जिसने फोरेंसिक प्रोब को मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि अगर कोई भी कैदी आएगा जिसको कुछ एक लिमिटेड पीरियड की जेल होगी कि 5 साल से ऊपर की जेल है, 6 साल से ऊपर की जेल है, तो उसके ऊपर फोरेंसिक जांच होनी अनिवार्य कर दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन क्राइम्स पनिशेबल मोर देन 6 ईयर्स। यानी कि ऐसा क्राइम अगर किसी पर्सन ने किया है जहाँ पे उसको 6 साल से ऊपर की कैद होगी, 6 साल से ऊपर की सज़ा मिलेगी, तो वहाँ पर उसके फॉरेंसिक डिटेल्स लेना, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट्स लेना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं फॉरेंसिक डिटेल्स जो ली जाती हैं वो लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सिंस दिल्ली एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी है तो उसकी जो पुलिस फोर्स आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस की जो पावर है, जो दिल्ली पुलिस के पास जो पावर है वो कहाँ से आती है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। नेक्स्ट बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। अब देखिए गिग इकोनॉमी क्या है, जिन लोगों को ये नहीं पता, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता गिग इकोनॉमी क्या होती है, उनको मैं बता देता हूँ।
आजकल जो हम प्लेटफॉर्म बेस्ड, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जो हम काम करते हैं, जैसे कि ज़ोमैटो है, स्विगी है, ओला उबर हैं, तो वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं, और उसके बेसिस पे जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चल रही है उसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो यानी कि वहाँ पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर आप आज छुट्टी लेते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी पे मिलती रहेगी। आप डेली काम करेंगे तो आपको डेली पे मिलेगी, अगर आप किसी भी दिन छुट्टी ले लेंगे तो उसमें कोई भी आपको पे नहीं मिलती है। तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2020-21 में देखा जाए तो भारत में 7.7 मिलियन वर्कर्स यानी कि 77 लाख वर्कर्स एंगेज्ड हैं गिग इकोनॉमी में, जो कि भारत की टोटल वर्कफोर्स का मात्र 1.5% है। यानी कि अभी कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग इंक्लूड हैं गिग इकोनॉमी में। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 23.5 मिलियन। इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029-30 तक, अभी 2022 ख़त्म होने वाला है, तो अगले 7-8 सालों में ये संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ पहुंच जाएगी। यानी कि 2 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए गिग इकोनॉमी पे बेस्ड होंगे, और वो फिर संख्या बढ़कर 4.1 मिलियन हो जाएगी, 4.1% हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट निकाली गई थी, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड द माइकल एंड सुशांत डेल फाउंडेशन। इंडिया का जो बर्जियोनिंग गिग इकोनॉमी है हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अप टू 90 मिलियन जॉब्स। इनका कहना यह है कि भारत के अंदर पोटेंशियल है कि वो 9 करोड़ जॉब प्रोवाइड कर सकता है गिग इकोनॉमी के थ्रू। इन द नॉन फार्म इकोनॉमी अलोन जनरेट ओवर $250 बिलियन इन द वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड कंट्रीब्यूट 1.25% टू द कंट्रीज जीडीपी इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कहा जा रहा है कि लंबे समय में भारत की जीडीपी को करीब करीब 1.25% का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है गिग इकोनॉमी के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि चेन्नई एयरपोर्ट जो है 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है भारत के अंदर। बहुत ही अच्छी बात है। पेंडेमिक के बाद से जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है, जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ रहा है, तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है भारत का 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। तो देयर हैज़ बीन अ शार्प रिकवरी इन द एयर पैसेंजर ट्रैफिक। तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक में शार्प रिकवरी हुई है आफ्टर नॉर्मल फ्लाइट सर्विसेज वर रीस्टोर्ड एट चेन्नई एयरपोर्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो हम देख सकते हैं कि नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद मुंबई में पैसेंजर्स हैं, फिर बेंगलोर में हैं, फिर हैदराबाद में, और फिर 5वें नंबर पे अब चेन्नई आ गया है, और उसके बाद फिर कलकत्ता आता है। तो आफ्टर नियरली 2 years ऑफ कोविड-19 लुल, द इंक्रीज्ड इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक हैज़ हेल्प चेन्नई एयरपोर्ट क्लाइम 1 रैंक अप टू बिकम द 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री। तो 5वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है, किसके बाद से? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के बाद से। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, एक ऑबिट्यूरी से न्यूज़ आ रही है कि अभिजीत सेन एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, जेएनयू में भी पढ़ाया करते थे, उनकी वो पास अवे हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो अभिजीत सेन हु पास्ड अवे ऑन मंडे एट द एज ऑफ 72 वाज वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, टीचर एंड पॉलिसी मेकर्स। तो ही जॉइन जेएनयू इन 1985, जहाँ पे वो एक बहुत ही रेवर्ड टीचर रहे हैं, बहुत ही पूजनीय टीचर रहे हैं, जब तक वो 2015 में उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ। 2004 से लेकर 2014 तक वो मेंबर भी थे प्लानिंग कमीशन के। अभिजीत सेन फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर चेयरमैन भी थे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, CACP, जो MSP बताती है सरकार को, जो MSP के लिए रिकमेंडेशन देती है कि इस क्रॉप के लिए इस साल में आप MSP ये रखिए। तो ये कौन बताता है? ये CACP ही बताती है। एंड प्राइसेस एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट डाइड on Monday following a heart attack. Professor Sen had been a faculty at the Center for Economic Studies and Planning at GNU from 1985 to his superannuation in 2015. और नेक्स्ट न्यूज़ आती है, पास्चराइज्ड बॉइल्ड मिल्क सेफ अवॉइड रॉ प्रोड्यूस। यानी कि जो अभी गायें और जितने मवेशी हैं जो कि लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, तो वहाँ पे लोगों का कहना ये है, जो रिसर्चर्स हैं, मिल्क फेडरेशन वाले हैं, उनका कहना ये है कि अगर आप बॉइल्ड मिल्क पियेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कच्चा दूध ना पिएं। द प्रोसेस इज नाउ अंडर वे टू इंश्योर द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियाज़ इंडिजिनस वैक्सीन लंपी प्रोवैक। अब देखिए एक वैक्सीन बनाई भी जा रही है इसके लिए, लंपी प्रोवैक के लिए, टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज़। लंपी प्रोवैक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। तो हिसार हरियाणा ने इसको बनाया। इक्वाइंस कौन होते हैं? इक्वाइंस वो होते हैं जो हॉर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो घोड़ों की फैमिली से बिलोंग करते हैं मेंबर्स, उनको हम इक्वाइंस बोलते हैं। इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर बरेली। तो यूपी में ये है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, IVRI पूछा जा सकता है आपसे कि IVRI कहाँ पे लोकेटेड है? इजात नगर बरेली में।
द वैक्सीन वॉज लॉन्च्ड अर्लियर दिस मंथ बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि ह्यूज हॉल ऑफ फेक ₹2000 नोट्स NCRB। तो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना ये है कि 2000 रुपये के नकली नोट जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। नियरली 60% जितने भी फेक नोट सीज किए गए 2021 में, 60% से ज़्यादा करीब करीब आप हम कह सकते हैं कि 60% के करीब करीब जो नोट्स हैं वो 2000 रुपये के थे। द क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट ये कहती है। और द फेक इंडियन करेंसी नोट्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 20 करोड़ रुपीज़, देखिए 20 करोड़ भी, यानी कि 20.39 करोड़ रुपये के जो नोट थे 2,000 रुपये के, वो पकड़े गए हैं। उनमें से 20 करोड़ में से 12.18 करोड़ रुपए जो थे वो 2000 के नोट के थे। द न्यू 2000 रुपीज़ एंड ₹500 करेंसी नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन किया गया उसके बाद से इसको इंक्लूड किया गया था। आफ्टर द ओल्ड 500 एंड 1000 नोट्स वर स्क्रैप्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जब यूनियन गवर्नमेंट ने उनको ख़त्म कर दिया 8 नवंबर 2016 की रात के 12 बजे के बाद से, तो उसके बाद फिर इसको नए 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन इन 2000 के नोट्स को बहुत ज़्यादा नकली नोट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल आ रहा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कुछ सवाल हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, इनको समझते हैं। पहला है कि बहुत ही सॉट आफ्टर लॉयर हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, और ये पहले प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो कौन थे? वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। सेकंड आता है फ्रीडम फाइटर, दिस पर्सन वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट आता है फिर भारत रत्न अवॉर्डी पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया मरणोपरांत। ही इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द फ्री मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट, यानी कि जिस टाइम पे वो चीफ मिनिस्टर थे अपने राज्य के, उन्होंने फ्री मिड डे मील स्कीम चलाई, यानी कि तमिलनाडु की बात की जा रही है। हिज सजेशन दैट सीनियर कांग्रेस लीडर शुड गिव अप मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड टेक अप ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज लेड टू हिज बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। वो थे के कामराज, और ये इसको कामराज प्लान भी कहा जाता है कि कामराज प्लान यही आया था कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या सीनियर जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अब अपनी पोस्ट छोड़ें और नए लड़कों को मौका मिले। नेक्स्ट आता है बॉर्न एन इंग्लिश वुमेन, शी बिकेम अ फ्रीडम एक्टिविस्ट एंड थर्ड वुमेन एंड सेकंड यूरोपियन बॉर्न वुमेन टू बी इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द 1933 कैलकाटा सेशन ऑफ द पार्टी, यानी कि तीसरी महिला थी ये, और दूसरी यूरोपियन बॉर्न वुमेन थी जिनको ये एक उपाधि मिली कि उन्होंने कांग्रेस का जो सेशन था उसको चेयर किया, तो वो थी नेली सेनगुप्ता। नेक्स्ट आता है दिस पर्सन होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ सर्विंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 29 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 25 डेज एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने सर्व किया। ही वॉज ऑल्सो द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे भारत के जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था 1971 में। ही सर्व्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1970-71। तो इन दलित आइकन को नाम आपको बताने कांग्रेस पार्टी के, तो ये थे बाबू जगजीवन राम। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई आपका सेशन है, फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।